एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि या बायोटेक्नोलॉजी का फोर्थ पार्ट है वीडियो का। हमने बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट वीडियो में डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए एंड हमने सेकेंड पार्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट्स और टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंजाइम्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन सभी इंजाइम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। एंड हमने बायोटेक्नोलॉजी के थर्ड पार्ट वीडियो में डिस्कस किया है वेक्टर्स या फिर क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसमें कि वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। जिसमें कि हमने प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया, जिसको हम प्लाज्मिड को वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। एंड PBR 322 वेक्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। दी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, हैज ओपनड अप वाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स। मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़, एक ऐसा मौका ओपन कर रहा है साइंटिस्ट के लिए, जो कि मेडिकल के फील्ड में एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मीन्स इन सभी फील्ड्स में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी में उसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं। एंड उन सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। एंड इस समय जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल हो गया है, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर पर। दी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैव मेड immense impact in the area of healthcare by enabling detection and cure of genetic disorders as well as mass production of safe, effective therapeutics drugs. That's mean recombinant DNA टेक्नोलॉजी एक हमारे हेल्थ केयर पर एक बहुत अच्छा गहरा प्रभाव डाल रहा है। मीन्स क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको डिटेक्ट करने में, उनको पहचान करने में एंड उनकी ट्रीटमेंट करने में हमें बहुत हेल्प कर रहा है। एंड एज वेल एज ये ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स यूज हो रहे हैं, जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं, उनको सेफ़, इफ़ेक्टिव एंड थेराप्यूटिक्स, जो कि हमें उससे उस डिसऑर्डर से क्योर करने में, मीन्स ट्रीटमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को मास में, मीन्स बहुत सारे नंबर्स में प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। सम ऑफ द कॉमन मेडिकल एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, जिसमें कि हम कुछ कॉमन मेडिकल एप्लीकेशन स्टडी करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में हैं। उनके अनुसार हम यहाँ पर सारे चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डेट इज डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज़, जिसको बोलेंगे जीन थेरेपी। मीन्स जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं उनको डायग्नोस करने में, उनको डिटेक्ट करने में, क्योर करने में, जिसको बोल सकते हैं जीन थेरेपी, इनके फील्ड में भी मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट डेट इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इनके प्रोडक्शन में भी हेल्प हो रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स और प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प हो रहा है। अभी हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट
डैट इज डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज़, जिसको बोलते हैं जीन थेरेपी। ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम मोर देन 5000 जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय सिंगल जीन म्यूटेशन। मीन्स ह्यूमन लोग 5000 जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं, एंड वो किससे हो रहा है, सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ह्यूमन बींग्स 5000 जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। सच डिजीजेस आर टे सेक्स डिजीज़, जिसमें कि प्रोग्रेसिव डिट्रॉइटेशन ऑफ नर्व्स, इसमें जो नर्व्स होते हैं वो डिजेनरेट करने लगते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं, टे सेक्स डिजीज़। हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज़, इन दिस न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लीडिंग मस्कुलर डिसकोऑर्डिनेशन, इसमें जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, मीन्स उनमें डैमेज कॉज होता है, जिससे कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें डिसकोऑर्डिनेशन, मीन्स वो डिसकोऑर्डिनेट करने लगते हैं। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि जो हमारे आरबीसीज के जो शेप होते हैं उनका शेप सिकल शेप्ड का हो जाता है, जो कि डिजीज़ को कॉज करता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, जिसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। अगर हीमोफीलिया हो जाता है तो जो ब्लड का क्लॉटेशन होता है, मीन्स ब्लड क्लॉट नहीं करते हैं, जिससे कि बहुत सारे ब्लड लॉस हो जाते हैं एंड ह्यूमंस का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट दैट इज डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ऐसे भी होते हैं, कुछ तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं एंड कुछ तो ऐसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होते फिर भी हो जाता है हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ भी इनहेरिट होते हैं। बायो टेक्नोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू ट्रीट सच जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन कॉल्ड जीन थेरेपी। ऐसे साइंटिस्ट जो कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इन्वॉल्व्ड हैं उनको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एंड वो ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे जो जीन है, जीन का जो पूरा सेट है उसमें जो डिफेक्टिव जीन है उनको नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया जाए। मीन्स जो डिफेक्टिव जीन है जो हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स कॉज कर रहे हैं उनको, उन डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया जाए, जिसको बोलते हैं जीन थेरेपी। दी नॉर्मल जीन फॉर मोस्ट ऑफ दिस डिजीज हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोन्ड। मीन्स जो नॉर्मल जीन है उनको उनकी बहुत सारी कॉपी को प्रिपेयर कर उठा गया है, जो कि डिफेक्टिव जीन है वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, एंड उनके प्लेस पर जो नॉर्मल जीन है उनकी बहुत सारी कॉपी, मीन्स उनको क्लोन कर दिया गया है, जो कि ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प कर रहे हैं। ग्रीबर्स एट ऑल 1981 यूज्ड genetic engineering techniques for the identification of defective gene for sickle cell anemia। मीन्स ग्रीबर्ड ने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का 1981 में यूज किए थे, जिसमें कि जो सिकल सेल एनीमिया के जो डिफेक्टिव जीन है उनको ये आइडेंटिफाई किए थे। ये थे इसमें फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज़, जो कि मेडिकल फील्ड का है। इसमें हम सेकेंड स्टडी करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है, जिसकी हेल्प से बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि ये बहुत लार्ज स्केल्स में हो रहा है। अ नंबर ऑफ हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा are essential for normal survival, but sometimes due to defect of gene their concentrations are decreased in the body and leads a serious disease which can be corrected by use of proper dose of such hormones orally or injection. Recombinant DNA technology actively involved in the production of such hormones on large scales. That's mean हमारे बॉडी को सर्वाइवल करने के लिए, मीन्स कोई भी लिविंग बॉडी है तो उसके सर्वाइवल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो कि बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। बट अगर हमारे बॉडीज़ में कोई जीन में डिफेक्ट कॉज होता है तो डिफेक्ट कॉज होगा तो जीन प्रॉपर अमाउंट में या फिर बहुत कम कंसंट्रेशन में या फिर उन हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा जिस जीन में डिफेक्शन कॉज होगा, जिस जीन में डिफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि सीरियस डिसऑर्डर लीड होगा, मीन्स इससे डिजीज़ेस भी कॉज होंगे, डिसऑर्डर्स होंगे, एंड इनको हम करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
हमारे बॉडीज़ में अगर उन हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो हम इनको बाहर से ओरली या फिर इंजेक्शन के द्वारा हम उन हार्मोन्स को अपने बॉडी में इनटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है कि जो हार्मोन्स हैं जिनको हम ओरली या फिर इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं तो उन हार्मोन्स को हम लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में हम उनका प्रोडक्शन करें, जिससे कि हम उनको ओरली या फिर इंजेक्शन के द्वारा ले पाएँ एंड हमारे जो बॉडी में उनको इनटेक करेंगे तो जो कि कोई लिविंग बॉडी है उसके नॉर्मल सर्वाइवल में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, वैसे तो ये सभी हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, बट अगर हमारे जीन में डिफेक्ट कॉज होगा तो यह हार्मोन्स नहीं बनेंगे, या तो बनेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में बनेंगे, इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा एंड ये सीरियस डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे। इनको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ प्रॉपर डोज का यूज करें, ओरली या फिर इंजेक्शन, इनको हम करेक्ट कर सकते हैं। दी हार्मोन दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमरट्रोप, जिसको बोलेंगे आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन, मीन्स जो ह्यूमरट्रोप हार्मोन है ये है आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन। एंड इंसुलिन, इंसुलिन में जैसे कि ह्यूमुलिन, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंसुलिन है, वाच प्रिपेयर्ड बाय इली लिली एंड कंपनी। मीन्स ग्रोथ हार्मोन में जो ह्यूमरट्रोप हार्मोन है ये है आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन में ह्यूमुलिन जो कि आर्टिफिशियल इंसुलिन है जिसको प्रिपेयर किए थे इली लिली एंड कंपनी द्वारा। दी ह्यूमन इंसुलिन that is artificial insulin was produced on the commercial level by use of recombinant DNA technology into following steps। मीन्स जो आर्टिफिशियल ह्यूमुलिन है इनको बहुत सारे लार्ज अमाउंट में इनका प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ये सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमुलिन को बनाने के लिए। इसमें यह डायग्राम शो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमुलिन बाय द यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं। यहाँ पर इस स्टेप में क्या करते हैं कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस मीन्स पैंक्रियाटिक सेल से mRNA को निकालते हैं एंड उसके बाद उसमें उस mRNA पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब RNA से DNA का फॉर्मेशन को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि एंजाइम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर RNA से DNA का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो mRNA है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे कि DNA का फॉर्मेशन होता है एंड ये होते हैं स्पेस DNA पर इंसुलिन जीन। इसके बाद साइड में यहाँ पर वेक्टर्स को लेते हैं। वेक्टर्स एक ऐसे एजेंट होते हैं जिनमें जो हमारा डिजायर्ड DNA है उनमें वो आकर अटैच्ड होते हैं एंड इनको हम होस्ट में डालते हैं। तो जब ये रेप्लिकेट करते हैं तो हमारा जो रिकम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन होता है वो भी रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पर साइड में वेक्टर्स को लेते हैं, साथ में यहाँ पर जो इंसुलिन जीन है एंड वेक्टर है इनको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। मीन्स दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। यहाँ पर इंसुलिन जीन को एंड वेक्टर को कट करते हैं तो कोहेसिव एंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये कोहेसिव एंड का फॉर्मेशन हुआ है, कोहेसिव स्टिकी एंड का। इसके बाद क्या करते हैं कि इनको जो हमारा इंसुलिन जीन है एंड वेक्टर है इनको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा रिकम्बिनेंट DNA विद इंसुलिन जीन। मीन्स वेक्टर और इंसुलिन जीन जब ज्वाइन हो गए तो फॉर्मेशन हुआ रिकम्बिनेंट DNA। नेक्स्ट स्टेप डैट इज यहाँ पर इस रिकम्बिनेंट DNA को होस्ट में डाल देते हैं फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन्स इसकी मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करने के लिए इस रिकम्बिनेंट DNA को यहाँ पर होस्ट में डाल देते हैं एंड जब ये होस्ट में डालेंगे तो ये जो रिकम्बिनेंट DNA है ये भी बहुत सारी कॉपी प्रिपेयर करेगा उस होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जब यहाँ पर होस्ट में डाल दिए फॉर क्लोनिंग, इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन होंगे बैक्टीरिया के, तो साथ साथ में उसका भी प्रोडक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर जब प्रोडक्शन हुआ तो कुछ तो स्टोर कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज। मीन्स फ्यूचर यूज में यूज करने के लिए उसको स्टोर कर लेंगे एंड कुछ को ट्रांसफ़र कर लेंगे फर्मेंटर में फॉर एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन करने के लिए उनको फर्मेंटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड उसके बाद उससे जो इंसुलिन मिलेंगे उनको ये प्यूरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन that is humulin was prepared by genetic engineering of E. coli in 1983 by American company that is Eli Lilly. It is now successfully used in the treatment of diabetes mellitus. That's mean first time आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नेम है ह्यूमुलिन, जो कि प्रिपेयर किए थे अमेरिकन कंपनी that is Eli Lilly कंपनी बाय यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पर होस्ट चलता ई कोलाई एक्सक्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया था इन 1983। एंड जो इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ था ये डायबिटीज़ मिलाइटस के हेल्प करने में मीन्स ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। डायबिटीज़ मिलाइटस एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाता है, तो इसको हमें बाहर से इंटेक करने का नीड होता है। तो जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है आर्टिफिशियली, उसकी हेल्प से यहाँ पर डायबिटीज़ मिलाइटस को ट्रीट करते हैं। एंड डायबिटीज़ का एक और टाइप है दैट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एडीएच हार्मोन नहीं बन पाते सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हमारे बॉडी से बहुत सारे वाटर का लॉस होता है जो कि कॉज करता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये एडीएच हार्मोन की डिफिशिएंट में होता है। जब बहुत ज़्यादा वाटर या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड का लॉस होगा तो इसमें थर्स्ट भी बहुत फील होता है। एंड ये एडीएच हार्मोन के ना बनने के कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है कि हमारी किडनी के नेफ्रॉन से वाटर को रिटेन करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब एडीएच हार्मोन नहीं रहेगा तो किडनी से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा एंड थर्स्ट फील होगा, जो कि कॉज करता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की बात इसमें नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। Hepatitis is a dreadful viral disease responsible for millions of the deaths worldwide. The hepatitis virus consists of 3 kb long double-stranded DNA covered by proteinaceous coat that is called capsid. Means hepatitis एक ऐसा वायरस है जो कि लीवर को इन्फेक्ट करता है और उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिससे कि मिलियंस डेथ हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड ये जो हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस में इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि 3 kb 3 किलोबेस पेयर लॉन्ग होते हैं। एंड इनका जो प्रोटीनेशियस कोट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इज प्रिपेयर्ड बाय RDT, दैट्स मीन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन जीन इनटू अ प्लाज्मिड। दैट्स मीन हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो वैक्सीन बनते हैं वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच करके रिकम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू ईस्ट। इसके बाद जब ये रिकम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें कि हेपेटाइटिस बी वायरस का सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मिड, इसके बाद इसको ईस्ट सेल में इंसर्ट कर देते हैं इस रिकम्बिनेंट DNA को। दी ईस्ट सेल्स आर अलाउड टू ग्रो इन लार्ज स्केल फर्मेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन। दैट्स मीन जब ईस्ट सेल में उनका रिकम्बिनेंट DNA का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो फर्मेंटर में इन रिकम्बिनेंट DNA का जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे उनको यहाँ पर उनका प्रोसेसिंग होता है, उनको फर्मेंटर में ले जाकर उन रिकम्बिनेंट प्रोटीन को ऑब्टेन करने का काम करते हैं। दीज जेनेटिकली इंजीनियर प्रोटीन्स आर देन प्यूरिफाइड एंड मिक्सड विथ सुटेबल स्टेबलाइजर्स एंड यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन। फिर इस प्रोटीन्स को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद इनको मिक्सड करते हैं स्टेबलाइजर से एंड उसके बाद इम्यूनाइजेशन के लिए इन प्रोटीन का यूज करते हैं। दी पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन एक्सेट्रा आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम टेक्निक।
मीन्स इसी सेम टेक्निक का यूज करके पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, रेबीज़, कोलरा, इन सभी का वैक्सीन प्रिपेयर किया गया है। दी एडिबल वैक्सीन दैट इज़ फूड मटेरियल कंटेनिंग पैथोजन एंटीजन जीन आल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन। मीन्स यहाँ पर यह है कि एडिबल वैक्सीन्स का कि जो यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है फर्मेंटर में, उन प्रोटीन को अगर कोई एडिबल मीन्स वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब में अगर इन प्रोटीन्स को ऐड कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिनको बोलते हैं एडिबल वैक्सीन। एंड जब अगर हम फ्रूट को खाते हैं या फिर उन वेजिटेबल्स को खाते हैं तो साथ साथ में उन वैक्सीन को भी खा जाते हैं। एंड इसके हेल्प से जब उनको हम ईट कर लेते हैं तो ये हमारे वैक्सीनेशन करने में हेल्प करते हैं, जिनको बोलते हैं एडिबल वैक्सीन्स, जो कि प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये थे इसमें प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। दी monoclonal antibody is a single type of antibody directed against a specific epitope and produced by hybridoma cells after use of genetic engineering. That's mean monoclonal antibodies एक ऐसी एंटीबॉडीज़ का टाइप है जो कि सिंगल टाइप होती है एंटीबॉडीज़ की, जो कि हमें डायरेक्ट करने में मीन्स डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। किसको? स्पेसिफिक इपीटोप मीन्स अगर हमारे पास कोई एंटीजन है सैंपल में, हमको उसे डिटेक्ट करना है तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंड ये प्रोड्यूस करता है बाई हाइब्रिडोमा सेल्स। विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम हाइब्रिडोमा सेल्स से इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को, जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करने में मीन्स हमारे सैंपल से स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दी techniques of manufacturing monoclonal antibodies was developed by George Koehler and Cesar Milstein in 1975। मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जो टेक्निक होती है इसको मैन्युफैक्चर करने का, इसको डेवलप किए थे जॉर्ज कोएलर एंड सीसर माइलस्टीन इन 1975। दी डिफरेंट स्टेप्स और इवेंट्स ऑफ टेक्निक आर एज फॉलोज। मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम किस तरीके से इनका फॉर्मेशन करते हैं, इनका क्या स्टेप है, प्रोसेस क्या इवेंट्स हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। या डिफरेंट स्टेप्स शो कर रहे हैं किस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास कोई रैट, रैबिट या फिर माउस रहेगा, उसमें हम एंटीजन मीन्स एटीन्यूएटेड पैथोजन एंटीजन मीन्स जो कि उस रैट या रैबिट में जाएंगे बट उनको डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, उनमें ऐसे एंटीजन को इंसर्ट करा जाएगा जो कि जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है उस डिजीज़ की एक्टिविटी को, जीन को सप्रेस किया जाएगा, बट वो एंटीजन जाकर बॉडी में लाइव रहेगा एंड वो ग्रोथ करेगा। इम्यूनाइजेशन ऑफ रैट विथ एंटीजन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई रैट, रैबिट या फिर माउस है, उनके बॉडी में जो माइलोमा सेल्स है जो कि ट्यूमर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बॉडी से हम उन माइलोमा सेल्स को लेंगे जिनको बोलते हैं कैंसरस सेल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब हमने इस रैट में एंटीजन को इंजेक्ट किया था तो इस रैट की स्प्लीन से हमें बी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे एंड जो माइलोमा सेल्स हैं इस स्टेप में इनको हम यहाँ पर इन माइलोमा सेल्स को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन बी लिम्फोसाइट्स एंड इन माइलोमा सेल्स को इनको इंड्यूस्ड फ्यूजन कराते हैं। इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड माइलोमा सेल्स बाय यूज ऑफ PEG मीन्स जो पेग है इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इनका इंड्यूस्ड फ्यूजन कराएंगे। इससे क्या होगा कि इससे जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल्स जब फ्यूज कर जाएंगे तो हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड यहाँ पे जो हाइब्रिडोमा सेल्स बनेंगे वो इमॉर्टलाइज्ड होंगे मीन्स वो अमर होंगे, वो कभी डेथ नहीं होंगे क्योंकि वो कैंसरस सेल हैं, वो ग्रो करते रहेंगे। एंड उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होगी बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। एंड माइलोमा सेल क्या करता है? अनचेक्ड मल्टीप्लिकेशन, जो कि कैंसरस सेल होते हैं जो कि अनचेक्ड ग्रोथ करते हैं। एंड यहाँ पर जो मीडियम में HAT है वो हाइब्रिडोमा सेल्स को सपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें से, इस मीडियम से जो हमारा डिज़ायर्ड हाइब्रिडोमा सेल्स हैं उनको हम यहाँ से लेंगे दूसरे मीडियम में, एंड उनको लेंगे क्योंकि हमें उनसे क्लोनिंग कराना है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर हाइब्रिडोमा सेल्स, मीन्स हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कौन सा परफेक्ट है, उनका हम यूज करेंगे फॉर क्लोनिंग एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। उनको हम स्क्रीनिंग करेंगे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनको हम कल्चर करेंगे। जो सिलेक्टेड हाइब्रिडोमा सेल्स हैं इनमें से इनको हम कल्चर करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन लार्ज क्वांटिटी, मीन्स लार्ज अमाउंट में इनके प्रोडक्शन करने के लिए इनको हम सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, एंड इसके बाद इनका हम प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्लोनिंग ऑन सुटेबल कल्चर मीडियम। नेक्स्ट स्टेप डैट इज, जब हमें इसमें इनका क्लोन बहुत सारा मिल जाता है, मीन्स बहुत सारी क्वांटिटी में इनका हमें कॉपी मिल जाता है, तो कुछ को तो हम स्टोर करते हैं, मीन्स फ्रीज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूचर यूज करने के लिए, एंड कुछ को हम एनिमल बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि उन एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो एंड वो एंटीबॉडी हमें डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करे। ये थे स्टेप्स जो इन्वॉल्व्ड होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए। एक बार हम इन स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं कि एंटीजन को, जो कि ऐसा एंटीजन होता है जो कि इस रैट को या फिर माउस को इन्फेक्शन कॉज ना करे, बट इनमें आकर वो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कर पाए, मीन्स एंटीन्यूएटेड पैथोजन एंटीजन। यहाँ पर इनको इम्यूनाइजेशन ऑफ अ रैट विथ एंटीजन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम साइड में यहाँ पर रैट, रैबिट या फिर माउस से माइलोमा सेल्स जो कि ट्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम अलग कर लेंगे। ये है माइलोमा सेल्स। एंड यहाँ पर जब रैट में इम्यूनाइजेशन किया गया है तो रैट की स्प्लीन से हम बी लिम्फोसाइट इनका हम ऑब्टेन कर लेंगे। ये है माइलोमा सेल, ये है बी लिम्फोसाइट। फिर हम इन बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल्स को इनको हम अटैच करेंगे, मीन्स इनमें इंड्यूस्ड फ्यूजन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ PAG एंड HAT। यहाँ पर PAG क्या करता है कि बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल्स को इनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है, इनको अटैचमेंट में हेल्प करता है। जब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल्स तो इससे हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मीन्स बी लिम्फोसाइट प्लस माइलोमा सेल्स अटैच हुए तो हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड यहाँ पर जो HAT क्या करता है कि जो इनमें फ्यूजन हो रहा है इनको ये प्रॉपरली फ्यूजन करने में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिज़ायर्ड हाइब्रिडोमा सेल्स हैं इनको हम स्क्रीनिंग करेंगे, इनको हम चेक करेंगे, एंड इनसे हम पर्टिकुलर हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इनको सिलेक्ट कर लिया तो इनको हम लास्ट नंबर में इनका प्रोडक्शन कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ को तो हम फ्यूचर की यूज करने के लिए इनको हम स्टोर कर लेंगे, फ्रीज करेंगे इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। कुछ को हम एक्सप्रेशन के लिए यूज करेंगे जो कि हमारे डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करेंगे। इनको हम इंजेक्ट कर देंगे इन हाइब्रिडोमा सेल्स को एनिमल की बॉडीज़ में। ये थे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम इनका रिटन नोट्स देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप डैट इज इम्यूनाइज्ड अ रैट, रैबिट और माउस थ्रू रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, मीन्स एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने के लिए हम किसी स्पेसिफिक एंटीजन को हम इम्यूनाइज्ड करेंगे, इंजेक्ट करेंगे रैबिट या फिर माउस की बॉडी में। नेक्स्ट, ट्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन अनदर रैबिट और माउस फॉर द माइलोमा सेल्स। नेक्स्ट स्टेप में रैबिट या फिर माउस की बॉडी से जो माइलोमा सेल्स हैं जो ट्यूमर को प्रोड्यूस करेंगे उनको हम लेंगे। नेक्स्ट, ऑब्टेन्ड बी लिम्फोसाइट फ्रॉम इम्यूनाइज्ड रैबिट और माउस स्प्लीन एंड माइलोमा सेल्स फ्रॉम ट्यूमर इंड्यूसिंग रैबिट और माउस। डेट्स मीन जो रैबिट को हमने इम्यूनाइज्ड या फिर रैट को या फिर माउस को इम्यूनाइज्ड किया था उनकी स्प्लीन से हम बी लिम्फोसाइट्स को ऑब्टेंड करेंगे। एंड नेक्स्ट में ऐसे रैबिट या फिर माउस जिनमें ट्यूमर को इंड्यूस कराया गया है उनसे माइलोमा सेल्स लेंगे। नेक्स्ट,
induced fusion of B lymphocytes and myeloma cells by use of polyethylene glycol, that is PEG, on a suitable medium. Product obtained is hybridoma. मीन्स बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल का फ्यूजन कराएंगे, उससे प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा जिसको बोलेंगे हाइब्रिडोमा बाय यूज ऑफ PEG, that is polyethylene glycol, on a suitable medium. Next step, the hybridoma become immortalized and has property of both B lymphocyte and myeloma cells. मीन्स जो हाइब्रिडोमा सेल्स हुए वो इमोर्टलाइज्ड होंगे, मीन्स अमर होंगे, एंड उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होगा बी लिम्फोसाइट का एंड माइलोमा सेल्स. बी लिम्फोसाइट मीन्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड माइलोमा सेल्स मीन्स अनचेक्ड मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट स्टेप, द फ्यूज्ड सेल्स आर ट्रांसफर ऑन HAT, that is hypoxanthine aminopterin thymidine medium which support only properly fused hybridoma. मीन्स जो फ्यूज्ड सेल हैं उनको हम HAT पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, HAT मीडियम पर. नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड हाइब्रिडोमा फॉर क्लोनिंग एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन. मीन्स उन हाइब्रिडोमा जो डिज़ायर्ड हाइब्रिडोमा है उनको हम सेलेक्ट करेंगे क्लोनिंग के लिए, मल्टीपल कॉपी के लिए, जिससे कि हम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर पाएँ. नेक्स्ट, कल्चर दी सिलेक्टेड हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन लार्ज क्वांटिटी. फिर हम कल्चर करेंगे उन हाइब्रिडोमा सेल्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन लार्ज क्वांटिटी. मीन्स हम कल्चर करेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स को लार्ज क्वांटिटी में, जिससे कि हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिले लार्ज क्वांटिटी में. नेक्स्ट, दी हाइब्रिडोमा सेल्स may be frozen for future use and may also injected in the body of animal for the production of antibody which fight against disease. मीन्स कुछ तो हाइब्रिडोमा सेल्स को हम स्टोर कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज, उनको फ्रोजन करेंगे -196 लिक्विड नाइट्रोजन में, एंड कुछ हाइब्रिडोमा सेल्स को हम इंजेक्ट करते हैं एनिमल की बॉडी में, जिससे कि हमें लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ मिले, जिससे कि उन डिजीज़ से हम फाइट कर पाएँ. नेक्स्ट इसमें है एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का क्या एप्लीकेशन है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड इन ELISA, that is enzyme linked immunoabsorbent assay test for detection of HIV, hepatitis, टाइफाइड, हर्ब्स एक्सेट्रा वायरस इन सैंपल. मीन्स हमारे पास सैंपल कोई है, अगर उसको हमें डिटेक्ट करना है कि इसमें HIV है कि हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर हर्ब्स, मीन्स हमारे पास कोई सैंपल है, हमें उसमें कौन सा डिजीज़ है इसको डिटेक्ट करना है, तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की हेल्प से हम ELISA टेस्ट करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हर्ब्स. नेक्स्ट, that is the monoclonal antibodies has highly specific antigen binding properties and inactivates a specific cell surface antigen present of T cells that is used in treatment. मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक हाईली स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो एंटीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं एंड उनको ये इनएक्टिवेट करते हैं, मीन्स हमारे ट्रीटमेंट में ये हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज एज मेडिसिन टू कॉम्बैट इन्फेक्शन. मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को मेडिसिन की तरह यूज करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में. नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेडिकल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का, डैट इज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स. द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन activator or TPA, that is enzyme of mammalian cells which convert plasminogen into plasmin, responsible for degradation of fibrin of blood clot, blood factor 8, that is anti-hemophilic factor, interferon. That's mean recombinant DNA टेक्नोलॉजी enzymes and proteins के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या फिर TPA एक ऐसा एंजाइम है जो कि मैमेलियन सेल में प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में, एंड ये प्लाज्मिन रिस्पॉन्सिबल होता है फाइब्रिन ऑफ ब्लड क्लॉट को डिग्रेडेट करने में. नेक्स्ट है ब्लड फैक्टर 8. ये भी क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, मीन्स अगर ये ब्लड में है तो हीमोफीलिया नहीं होगा. नेक्स्ट इंटरफिरॉन,
इंटरफेरॉन क्या होता है कि जब वायरस सेल्स में इन्फेक्शन करता है तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है, जो कि सिग्नल ग्लाइकोप्रोटीन होता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। मीन्स वायरस का इन्फेक्शन होगा तो सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन का सिग्नल जनरेट होगा, जो कि जिसको बोलेंगे इंटरफेरॉन। मीन्स अगर बॉडी में TPA, प्लाज्मिनोजन, ब्लड फैक्टर दैट इज़ 8th, इंटरफेरॉन, अगर ये सभी प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इन सब का फंक्शन नहीं होगा, एंड फंक्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं होगा। तो हमारे बॉडी के लिए ये सब होना नेसेसरी है। तो अगर हमारे बॉडी में इन सब का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से इनका हम प्रोडक्शन कराते हैं, एंड इनको हम ओरली या फिर इंजेक्शन के द्वारा इनको हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लिविंग सेल्स के लिए जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनका जो प्रॉपर वर्क होता है वो बॉडी में रहते हैं, तो बॉडी को बैलेंस करने में उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एंड अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। एंड अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो in your friend circle, and subscribe to my channel.